हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध को। जो भी नए स्टूडेंट हैं मेरी जो क्लास को देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि हमारी जो क्लास चल रही है वो UGC नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2023 को ध्यान में रखकर जो है क्लासेस में ले रही हूँ, जिसमें जो है हम पढ़ रहे हैं हिंदी निबंध यूनिट 9। अभी तक जो है मैंने 7 निबंध पढ़ा दिए हैं, ये जो है 8वां निबंध है। तो आप लोग जो है क्लासेस जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस, तो आपको सारी क्लासेस दिख जाएंगी। या तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, जो भी मैंने नाटक पढ़ाया है, निबंध पढ़ाया है, उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, ठीक है। और जो भी मैं पढ़ाती जाऊँगी प्लेलिस्ट में ऐड होता जाएगा, ठीक है। यूनिट 2 की तैयारी आप करना चाहते हैं तो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से मैंने जो है सारी क्लासेस ली हैं। कुछ ही टॉपिक जो है बचे हैं जो एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध को, ठीक है। ये निबंध जो है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास थोड़ा सा ये कठिन है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो शब्दावली प्रयोग की गई है कठिन शब्दों का जो है ज़्यादा प्रयोग किया गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने एक काम किया है कि जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको जो है मैंने अलग से यहाँ पे नोट किया है। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और इन सभी को आप लोग 1 लाइनर करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, 100% प्रश्न आता है, पिछली बार भी आया था, ठीक है। उसके बाद जब हम अपना निबंध पढ़ना स्टार्ट करेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी जो भी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और इसका PDF मैं दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने ये निबंध पढ़ लिया है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कुबेरनाथ राय, ठीक है। ये निबंध जो है कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया निबंध है। कुबेरनाथ राय का जो है निबंध संग्रह और जो है निबंध का निबंध संग्रह जो भी है मैं आपको बताती हूँ। प्रिया नीलकंठी, ठीक है, प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, विषाद योग और निषाद बांसुरी, कामधेनु और मराल, ठीक है। ये सारे जो है इनके निबंध संग्रह हैं कुबेरनाथ राय के। तो आप लोग ध्यान रखिएगा मराल, विषाद योग, ठीक है। विषाद योग निबंध संग्रह में ही उत्तरा फाल्गुनी निबंध जो है संकलित है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा उत्तरा फाल्गुनी के आसपास जो निबंध है यह निबंध विषाद योग निबंध संग्रह में संकलित है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है। विषाद योग का प्रकाशन वर्ष है, विषाद योग जो निबंध संग्रह है इसका प्रकाशन वर्ष है 1973, ठीक है। सबसे इनका जो प्रचलित निबंध संग्रह है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रिया नीलकंठी, ठीक है। और जो है कुबेरनाथ राय को ललित निबंधकार भी कहा जाता है, रसधर्मा ललित निबंधकार, पूरा याद रखिएगा आप लोग, रसधर्मा ललित निबंधकार इनको कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पे कुछ नोट करके मैंने लिखा है, ठीक है। छोटी छोटी बातों को हम आगे जानते हुए बढ़ेंगे, ठीक है। यह निबंध विषाद योग नामक निबंध संग्रह में संकलित है। लेखक ने बदलते मौसमों के माध्यम से जिंदगी के बदलते रूप को परिभाषित और व्याख्यायित किया है, ठीक है। इस निबंध में जो है लेखक ने एज की यानी अवस्था, जो उम्र की अवस्था होती है उस अवस्था को लेकर जो है बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है कि किस अवस्था में जो है हमें क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या हम सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है। बहुत अच्छे से दिया गया है, तो बहुत अच्छा निबंध है। तो आप लोग जो है, और आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना ही है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जहाँ से प्रश्न आते हैं उसको मैंने यहाँ पे अलग से नोट करके लिखा है, तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। उसके बाद जो है हम अपना पूरा निबंध पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र को क्या है, फाल्गुनी है, ठीक है। वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र क्या है, फाल्गुनी है। 25 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 25 वर्ष की अवस्था में क्या क्या है, हमारे जीवन के गदा पचीसी सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है। गदा पचीसी का अर्थ होता है गधा पचीसी, यानी इसका अर्थ है गदा पचीसी का, यहाँ पे इसको काट दीजिए। गदा पचीसी का अर्थ है अज्ञानता की स्थिति, बेसिर पैर की बातें करना, यानी अर्थहीन बातें करना। 25 की अवस्था में जब हम रहते हैं, हमारा कॉलेज लाइफ रहता है, तो हमें यही लगता है कि हम भाई हमने BA कर लिया, अब हमें MA करना है, ठीक है। बहुत मनभावन जो है हमारा विचार उस समय होता है, मौज मस्ती रहता है, दोस्तों के साथ घूमना, है ना, घूमना फिरना, बातें करना, ऐसी बातें करना जिसका कोई मतलब ना हो, यानी अज्ञानता होता है हमारे पास, ठीक है। ये जो है इस किस एज में है, तो 25 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना।
प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब है यहाँ पे 27 वर्ष की अवस्था। 27 की वर्ष की अवस्था में क्या बताया है कुबेरनाथ राय ने? घनघोर भाद्रपद के असनी संकेत मिलने लगते हैं। जैसे ही हम 25 वर्ष की अवस्था के बाद 27-28 में आते हैं, 27 वर्ष की अवस्था में आते हैं, तो हमारे दिमाग में जो है एक असनी संकेत यानी बिजली की चमक, है ना, बिजली की चमक, इसका अर्थ है यहाँ पे दिया गया है। बिजली की चमक की तरह हमारे जो माइंड में आता है वो बात कि अब जो है हमें आगे क्या करना है, ठीक है, आगे जो है एमए करना है, बीएड करना है या एमएड करना है, या और भी ऐसी कुछ बातें जो है हमारे मन में आती हैं, ठीक है। ये जो आप लाइन ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि घनघोर भाद्रपद के असली संकेत मिलने का जो है एज क्या है या उम्र क्या है, ठीक है, किस वर्ष की अवस्था में ये जो है बताया गया है, ठीक है, उत्तर फाल्गुनी निबंध के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। उसके बाद देखेंगे 30 वर्ष की अवस्था। एक मिनट आप लोग, बस एक सेकेंड। हाँ जी, 30 वर्ष की अवस्था में देखेंगे विद्युन्मय भाद्रपद के काम क्रोध मोह तमिश्र सुख भोगते स्वभाव के अनुसार हमारी शिक्षा कृतार्थ होती है। यानी कि 30 वर्ष की अवस्था जब होता है तो उसमें जो है हमें काम क्रोध में भी हम होते हैं अपने काम को लेकर कि हमें आगे क्या करने से चिड़चिड़ापन हो जाता है, मोह भी होता है, सुख भोगना चाहते हैं, स्वभाव के अनुसार हमारी शिक्षा कृतार्थ होती है। शिक्षा का मतलब कार्य करने की इच्छा, यानी अब हमें कुछ करना चाहिए, है ना, कार्य करने की इच्छा होती है। जैसे 30 वर्ष की अवस्था में जैसे हम लोग हैं अभी, तो हम जो आगे बढ़ने की कोशिश करें कि हम क्या करें कि हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है, अपनी सुख सुविधा के लिए, अपना घर चलाने के लिए, ये जो है हमारे दिमाग में आता है। तो ये किस वर्ष की अवस्था में है? 30 वर्ष की अवस्था में है। ये निबंध में दिया गया है। अभी आगे हम निबंध पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको मैंने वहाँ से निकाल करके अलग लिखा है ताकि आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनता है, ठीक है, ज़्यादा क्या बनता ही यहाँ से है, या तो कोई बहुत प्रचलित, इस निबंध में जो बहुत प्रचलित लाइन है उसको देकर पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 30 और 40 वर्ष की अवस्था के बीच देखेंगे, 30 और 40 वर्ष की अवस्था के बीच क्या क्या है? सृजन, संपृक्त, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन, ठीक है। अब जो है 30 और 40 के बीच में जो है हम इस अवस्था में जो है हम सावधान हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं कर्मठ जीवन जीने के लिए, ठीक है ना। 30 से 40 वर्ष में जो है हम ऐसा सोचते हैं कि इस एज के बीच में जो है जीवन कैसे जिया जाए, ठीक है ना, इसके बारे में जो यहाँ पे लेखक ने बताया है। आगे देखते हैं 40 वर्ष की अवस्था, ठीक है। 40 वर्ष की अवस्था में देखेंगे भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र फाल्गुनी में प्रवेश, ठीक है। पूछा जा सकता है भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र फाल्गुनी में प्रवेश किस अवस्था में बताया गया है? तो 40 वर्ष की अवस्था में प्रवेश बताया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे 40 और 45 वर्ष की अवस्था में क्या है? उत्तरा फाल्गुनी की अंतिम अवस्था, ठीक है। 40 और 45, ये प्रश्न पिछले पेपर में आ चुका है, आप सभी ने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है, उसमें पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है ये, इसलिए मैंने इसको अलग से नोट किया है ताकि आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आए इनमें से इनमें से कोई भी प्रश्न आए तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो 40 और 45 वर्ष की अवस्था में क्या है? उत्तरा फाल्गुनी की अंतिम अवस्था क्या है? 40 और 45 वर्ष की अवस्था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं उत्तरा फाल्गुनी का काल में प्रवेश करते ही, यानी उत्तरा फाल्गुनी के काल में प्रवेश करते ही 40 वर्ष की अवस्था है, इसके बारे में वहाँ पे दिया, थोड़ा नीचे चला गया है, प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करते ही देखेंगे शरीर की षटकर्मियों में थकावट आने लगती है। अस्थि जायते वर्धते, ये 3 धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। अस्थि जायते वर्धते, ये 3 जो है धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, उनका वेग कम होने लगता है। और इसके विपरीत 3 जो है विपत्रिमणते, अपचीयते, अविविनश्यते, प्रबलतर हो जाता है, हो उठती है, ठीक है। तो ये तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। किस एज में बताया गया है? तो 40 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। 40 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करते ही उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश होता है 40 वर्ष, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है 45 वर्ष की अवस्था के बाद, ठीक है, 40 और 45 वर्ष के बीच मैंने बताया 40 और 45 वर्ष क्या है, तो उत्तरा फाल्गुनी का अंतिम अवस्था है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न भी बनाऊंगी, मैं सॉल्व कराऊंगी, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे 45 वर्ष की अवस्था के बाद, ठीक है, 45 के बाद का है ये, शीश पर कास फूटना शुरू हो जाता है। शीश पर कास फूटने का मतलब है कि यानी बाल सफ़ेद होना। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है। शुक और सारिका उदास हो जाते हैं। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है का अर्थ है कि मतलब जैसा माहौल वैसा हम जो है माहौल में ढल जाते हैं। ठीक है, यानी हमारी कोई सुनता नहीं है। ठीक है, वो उस एज में जो है हमारी कोई सुनता नहीं है। जो भी सामने वाला जो कहता है, हमारे सामने वाला, उसके हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है, लोमड़ी का काम क्या होता है, जैसा देश वैसा भेष, है ना, वहाँ पे जो है ये बात कही गई है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन सभी बातों का। आशा करती हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। आप लोग लिख लीजिएगा। अब जो है हम निबंध यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे जो है हाईलाइट कर रखे हैं, उनको पढ़ूंगी, बाकी जो है PDF दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग सारा निबंध पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेखक कहते हैं वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र फाल्गुनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र क्या है, फाल्गुनी है। हमारे जीवन में गदा पचीसी सावन मन भावन है, यानी हमारे जीवन में जो गदा पचीसी जो 25वां वर्ष है वो सावन मन भावन है। बड़ी मौज रहती है, परंतु सतहिस्सा हमें के आते आते घनघोर भाद्रपद के असली संकेत मिल जाते हैं। यानी 27वें साल में जो हम आते हैं तो जो है घनघोर भाद्रपद के असली संकेत मिलते हैं, यानी बिजली की तरह जो है हमारे माइंड में हमारे जो संकेत मिलता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब आगे है 30 के वर्षों में हम, यानी 30 वर्ष के, जब 30 वर्ष के होते हैं, 30 के वर्षों में हम विद्युन्मय भाद्रपद में काम, क्रोध, मोह और ताखिम सुख भोगते हैं। इसी काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी शिक्षा कृतार्थ होती है, यानी जीवन जीने की इच्छा जो है कृतार्थ होती है। फिर 40 में लगते लगते भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, देखा मैंने वहाँ पे बताया शुरू में। 1 मिनट कलर चेंज कर देती हूँ मैं। ठीक है, 40 में लगते लगते जो है भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र फाल्गुनी में हम प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, फाल्गुनी जो है यहाँ पे फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और 2-4 वर्ष बाद अर्थात फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंग दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि 2-4 वर्ष बाद अर्थात फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक है, जीर्णता यानी अंधकार, बुढ़ापा या अंधकार का आगमनी यानी आने का समाचार जो है मिल जाता है। ठीक है, वास्तव में सृजन संपृक्त सावधान सतर्क सचेत कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह 30 और 40 के बीच में जीते हैं। ठीक है, सृजन संपृक्त सावधान सतर्क सचेत कर्मठ जीवन जो है हम किस एज के भीतर जीते हैं, तो 30 और 40 के बीच में। ठीक है, मैंने इसको पहले ही बताया आपको। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर 40 से 45 तक फाल्गुनी का काल होता है। ठीक है, 40 से 45 जो काल होता है वो फाल्गुनी का काल होता है। ठीक है, 12 महीने आप लोगों को याद है कि नहीं हिंदी में? सबसे पहले कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए किसको किसको याद है। ठीक है, चलिए याद है तो स्टार्ट कहाँ से होता है हिंदी का जो महीना है 12 महीने का, जैसे हम आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए स्टार्टिंग जो है किस महीने से होता है। ठीक है, फाल्गुनी तो आपको पता चली गया होगा क्योंकि 40 से 45 तक फाल्गुनी का काल है। ठीक है, फाल्गुन तो आपको पता चली गया, लास्ट महीना है ये। इसके अंदर पग निपेक्ष करते ही शरीर की 6 उर्मियों में थकावट आने लगती है। ठीक है, इसके अंदर प्रवेश करते ही 6 उर्मियों में थकावट आने लगती है। अस्थि जायते वर्धते, ये 3 धीरे धीरे शांत होने लगती है। ठीक है, उनका वेग कम होने लगता है और इनके विपरीत तीन विपतरिणमते अपचयते विनश्यति
प्रबलतर होकर उठती हैं। ठीक है, पूरा लाइन आप लोग ध्यान रखिए, ये नहीं पहले का जो पेज है ना, एक पेज इसको आप लोग एकदम पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ जाइएगा। ठीक है, उन्हें जो है प्रदोष बल मिल जाता है। वे शरीर में बैठे रिपुओं के साथ साठगांठ कर लेते हैं और फल होता है जरा के आगमन का अनुभव। ठीक है, जरा के यानी बुढ़ापे का आगमन। 45 के बाद ही शीश पर कास फूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने पहले बताया आपको 45 के बाद ही शीश पर जो है कास फूटना स्टार्ट हो जाता है, यानी शीश फूटने का अर्थ होता है वही बाल सफ़ेद होना, दाढ़ी सफ़ेद होना। ठीक है, वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है। ठीक है, वातावरण में लोमड़ी जो है बोलने लगती है। शुक और सारिका उदास हो जाते हैं। मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है और मानस की उल्पवर्णा मार कन्याएं चूहा चंदन और त्रिस्र एक मिनट होल्ड करिएगा, गला खराब है मेरा। ठीक है, कहाँ तक पढ़े? चूहा चंदन और चित्रसारी त्याग कर प्रवर्जा का वल्कम सवन धारण कर लेती है। ठीक है, ये किस एज में है आप लोग ध्यान रखिएगा। अतः बचपन भले ही निर्मल प्रसन्न हो, गधा पचीसी भले ही मधुनी मधुनी हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। ठीक है, 25 या 40 या ठेल ठाल कर अगर कह लिया जाए तो 45 के बीच पड़ता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लेखक कहता है इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है और इसके बाद फलागम या निमिषिस की प्रतीक्षा है जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे। यानी जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। ठीक है, यानी जो जिसे करने के लिए हमने जन्म लिया था वह वस्तुतः कब घटित होता है, तो 25 और 45 के बीच में। ठीक है, इनके बाद न तो मन और बुद्धि में वानप्रस्थ लेने का काल है। देह भले ही एक दुम दो मुँह असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले। इस 25-45 की अवधि में भी असल हीर रचती है तीसोत्री, यानी 30 के बाद। ठीक है, तीसोत्री वर्षों का स्वभाव शाण पर चढ़ी तलवार की तरह है। ठीक है, तीसोत्री वर्षों का स्वभाव जो है शाण पर चढ़ी तलवार की तरह है। वर्ष प्रतिवर्ष उन पर नई धार। ठीक है, शाण मतलब यहाँ पे जो शाण दिया गया है ना, इसका अर्थ होता है कि तलवार पे धार देने के लिए एक पत्थर होता है ना, उसके नोक पे उसको यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, शाण पर उन लोगों को विधाता ब्रह्म का बूढ़ा कहते हैं। सॉरी यहाँ पे है चढ़ी तलवार की तरह है। वर्ष प्रतिवर्ष उन पर नई धार नया तेज चढ़ता जाता है। 40वें वर्ष तक मुझे क्रोध आता। ठीक है, हाँ, सबसे पहले मैं बताना आपको भूल गई कि ये जब निबंध जो है खुद लेखक अपने ऊपर लिखा है। ठीक है, लेखक जब ये निबंध लिख रहे थे तो उनकी एज जो है 41 के आसपास थी, क्योंकि उनका जन्म जो है, ध्यान रखिएगा, लेखक का जन्म यानी कुबेर नाथ राय का जन्म जो है 1933 में हुआ था। ठीक है, और प्रकाशन वर्ष है, निबंध का जो है प्रकाशन वर्ष है 1973 है। ठीक है, आगे देखेंगे। इस 25-45 की अवधि में भी असल हीर रचती है तो तीसोत्री के वर्षों का स्वभाव शाण पर तलवार की तरह है। वर्ष प्रतिवर्ष उन पर नई धार नया तेज चढ़ता है। 40वें वर्ष तक मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विविधता बूढ़ा गुरु, उन लोगों पर किस पे क्रोध आता है, जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं। ठीक है, पूछ सकता है कि उत्तरी फाल्गुनी के आसपास जो निबंध है उसमें लेखक ने किस पे क्रोध जताया है, तो ब्रह्मा को बूढ़ा, जो लोग ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं या बूढ़ा मानते हैं। ठीक है, विधाता या ब्रह्मा को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चित्र में तथा प्रतिमा में उन्हें वयोवृद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने दक्षिण भारत में एक मंदिर में एक ब्रह्मा की एक अत्यंत सुंदर तीसोत्री युवा मूर्ति को देखा था। ठीक है, क्या देखा था इन्होंने, दक्षिण भारत में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि लेखक ने जो है दक्षिण भारत में एक
मंदिर में किसकी मूर्त देखा था? तो ब्रह्मा की, अत्यंत सुंदर। किस एज में? तो तिसोत्री युवा मूर्ति, ठीक है, तिसोत्री युवा मूर्ति के रूप में इन्होंने देखा था। देखकर ही मैं कलाकार और अचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गया, यानी कलाकार जो उसने बनाया था उसके जो है मीमांसा यानी सोच पे जो है ये मुग्ध हो गए। जो सर्जक कहते हैं, जो सर्जक है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा, यानी जो सृष्टि का करता है वो निश्चय ही चिर युवा होगा, ठीक है। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता। कह रहे हैं प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जो है जर्जर या बूढ़ा नहीं होता। जो जर्जर है पिता है, प्राफेट है, नई लीक का जनक है, प्रजाता है। जो जर्जर है वो क्या क्या है? पिता है, प्राफेट है, नई लीक है, नई लीक का जन्म है, और जन्म नहीं, जनक है और प्रजाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही ना मिले, परंतु वह दांत छरा, बाल झरा, गलितम पलितम मुंड कैसे हो सकता है? उसे तो अनुभवी पुवंग तिसोत्तर युवा के रूप में ही स्वीकारना होगा, ठीक है। ये लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे लेखक कहता है मेरी समझ में शिष्टता की, कवि का, विप्लव नायक की, सेनापति की, सूरवीर की, विद्रोही की कल्पना श्वेतकेश वृद्ध के रूप में नहीं किया जा सकता। अतः प्रजापति विधाता को सदैव 30 वर्ष के पठे सुंदर युवा के सुंदर रूप में ही कल्पित करने का समाचीन है, ठीक है। यहाँ से लेकर जो यहाँ से ये लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ना कि किस निबंध से लिया गया है या किस लेखक का है, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे कहते हैं वास्तव में 30वें वर्ष जीवन के सम्मुख फड़ उठाए एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये पहली लाइन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं उस प्रश्न चिन्ह को पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है, ठीक है। आगे एक लाइन देखेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहते हैं गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महानिष्क्रमण किया था, ठीक है। अब इसमें जो है गौतम बुद्ध का नाम याद रखिएगा, गृह त्यागने का उम्र इनका याद रखिएगा आप लोग, 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना। आगे है यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में ही अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन दी माउंट, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सरमन ऑन दी माउंट यानी गिरि शिखर प्रजनन दिया था। किसने दिया था? तो यीशु क्राइस्ट ने, ठीक है ना। ये पुस्तक है, पुस्तक किसकी है? यीशु क्राइस्ट की, ठीक है, दिया था। और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया था, यानी 33वें वर्ष में जो है उन्हें सलीब पर चढ़ा गया, यानी कोई ठोक के जो मार दिया गया था। समूचा उपदेश काल 30 वर्ष से कम रहा है। कहते हैं समूचा जो है उपदेश काल जो है 30 वर्ष से भी कम रहा। वाल्मीकि के अनुसार, अब यहाँ जो है वाल्मीकि के अनुसार ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही, वास्तव में 27 वर्ष के वयस में ही उनको वनवास हुआ था। यानी कहते हैं वाल्मीकि के अनुसार जो है रामचंद्र को 30 वर्ष के ही, यानी वास्तव में 27 वर्ष के आसपास ही उनको वनवास हुआ था, ठीक है। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष की थी और वनवास में 13 वर्ष में अर्थात सीता के 30वां पार करते करते ही सीता हरण की ट्रेजेडी घटित हुई, ठीक है। अतः 30वां वर्ष सदैव रावण के महामुहूर्त के रूप में आता है और संपूर्ण दशक उस वर्ण और तेज के दाह से अवशिष्ट रहता है। तिसोत्री दशक जीवन के घनघोर कुरुक्षेत्र है, ठीक है। तिसोत्री यानी 30 का जो उम्र है वो जीवन के घनघोर कुरुक्षेत्र है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। यह काल गदा पचीसी के विपरीत, ठीक है, यह काल जो है गदा पचीसी यानी 25 वर्ष, गदा पचीसी के विपरीत एक सुरधार काल है, जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं, अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने को सत्य करते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं लेखक, तथा अपनी अस्तित्वगत महिमा उद्घाटित करते हैं अथवा कम से कम ऐसा करने पर अवसर तो अवश्य पाते हैं। आगे की लाइन देखिएगा, महत्वपूर्ण है। 40 लगने के बाद 45 तक यथा स्थिति की फाल्गुनी चलती है, ठीक है। 40 लगने के बाद यानी 40 के बाद जब 45 की स्थिति
यथा स्थिति की फाल्गुनी चलती है, ठीक है, यानी 40 और 45 के बीच में जो है फाल्गुनी चलती रहती है, ठीक है। पर इसमें ही जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियाँ परस्पर के संतुलित को खोना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। पर जो है इसी में जीवन की प्रतिकूल या अनुकूल जो उर्मियाँ हैं वो परस्पर में संतुलित को खोना प्रारंभ कर देती हैं और प्राण शक्ति अवरोहण की ओर उन्मुख हो जाती हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, आगे ध्यान रखिएगा ये लाइन। मैं तो यहाँ पर 45वें वर्ष की बात कर रहा हूँ, कहते हैं मैं तो यहाँ पे 45वें वर्ष की बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे स्मरण है कि दोस्ती वश की, ठीक है, दोस्ती वश की जिसने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दिया, जिसने 40 के बाद ही किसने जो है, यानी लेखक के अनुसार किसने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दिया था, तो दोस्ती वश ने, ठीक है। मैं 40 वर्ष जी चुका हूँ, कहते हैं मैं जो है 40 वर्ष जी चुका, 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है, ठीक है। 40 वर्ष ही असली जीवन काल लेखक ने किसको बताया है, किस वर्ष की अवस्था को, तो 40 वर्ष की अवस्था को, ठीक है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा, लो भैया 40वां माने चरम बुढ़ापा, ठीक है। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, ठीक है। ये जो है लेखक किसके बारे में बता रहा है, ये सारी बातें कौन कह रहा है, तो दोस्तोयेव्स्की ने, ठीक है। ये जो अंग्रेज है जो ये कह रहा है इनसे, ये इसका विचार जो है लेखक बता रहे हैं, ठीक है। ये लेखक का विचार नहीं है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि ये लेखक का विचार है, दे देगा तो आप लोग जो है लेखक को मत लगाना, दोस्तोयेव्स्की का है, ठीक है। लेखक बता रहा है इनका विचार, ठीक है। आगे कहता है दोस्तोयेव्स्की, अश्लीलता नैतिकता है, भला 40 के आगे कौन जीता है, मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो बुक दी गई है, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, ठीक है, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, ये पुस्तक किसकी है, तो दोस्तोयेव्स्की की है, ठीक है। दोस्तोयेव्स्की की इस उक्ति का यदि शाब्दिक अर्थ न लिया जाए, अब लेखक यहाँ से कहते हैं दोस्तोयेव्स्की का जो है इस उक्ति का शाब्दिक अर्थ न लिया जाए तो मेरी समझ में इसका यही अर्थ होगा कि 40 वर्ष के बाद जीवन के सहज लक्षणों का परिवर्तन और परिवर्धन सृजन का आत्मिक और मानसिक स्तरों पर हास होने लगता है। पर मैं साठा तब जो है लेखक कहते हैं मैं साठा तब पाठा, है ना, कहावत है गांव में, साठा तब पाठा, ठीक है। उक्ति वाली गंगा की कछार का निवासी हूँ, कहते हैं मैं उक्ति वाली गंगा के कछार का वासी हूँ, इसी से इस अवधि को 5 वर्ष और आगे बढ़ाकर देखता हूँ। यद्यपि दोस्तोयेव्स्की की मूल थीमिस मुझे सही लगती है, लेकिन इनका जो मूल थीमिस यानी मूल सोच जो है इनको सही लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो है लेखक कहते हैं मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 48वें पाइस झेल रहा हूँ, ठीक है। कहते हैं कि मैं इस समय जो है, जिस समय वो लिख रहे थे उस समय की बात बताते हैं कि 1972 ईस्वी अपना 48वां पावस झेल रहा हूँ। उत्तरा फाल्गुनी की विकारग्रस्त यौवन जल पीकर मैं क्षिप्त से भी आगे एक पग विक्षिप्त हो चुका हूँ और शीघ्र ही मुड़गू होने वाला हूँ। भाद्र की पहले नक्षत्र है माघा, ठीक है। भाद्र का पहला नक्षत्र क्या है, माघा, यह नक्षत्रों की बात की गई है यहाँ पे। मघा में अगाध जल है, ठीक है। भाद्र का पहला नक्षत्र क्या है, तो मघा है, ठीक है ना। मघा में अगाध जल है, पृथ्वी की तृष्णा अलिक्षा और मघा से जल्द ही तृप्त होती है, ठीक है। इस लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि मघा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी है, यानी अगले साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। न केवल परिणाम में बल्कि गुण में भी मघा का जल श्रेष्ठ है, ठीक है। यहाँ पे जो है मघा का जल श्रेष्ठ बताया गया, यानी यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस नक्षत्र का जल जो है अच्छा होता है या श्रेष्ठ बताया गया, तो मघा का, ठीक है। मघा शेष की झड़ी झंकोर का अस्तवगान कवि और किसान दोनों खूब करते हैं। वर्षे माघ झकोरी झकोरी, ठीक है, ये गीत है यहाँ पे। वर्षे माघ झकोरी झकोरी मोर दुई चने चौ अस ओरी, माघ बरसी मानो दूध बरसा मधु बरसा। इस माघ के बाद आती है पूर्वा फाल्गुनी जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है, ठीक है। मघा के बाद कौन सा
नक्षत्र आया है तो पूर्वा फाल्गुनी, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, पूर्वा फाल्गुनी जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है यानी बेकार नक्षत्र है, उसका पानी, ठीक है, उसका जो पानी है फसल जायदाद के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। यहाँ पे किसका पानी अच्छा बताया गया है तो मघा नक्षत्र का, ठीक है। और किसका बेकार बताया गया है यानी फसल और जायदाद के लिए जो है किस नक्षत्र के पानी को जो है हानिकारक बताया गया है तो वो जो है पूर्वा फाल्गुनी, ठीक है। देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, तो अलग से जो है आप लोग नोट भी करते जाइए, ठीक है। ठीक है, हानिकारक तो है ही, उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भी भय सर्वाधिक इस नक्षत्र के रहता है, ठीक है। उत्तर भारत में किस नक्षत्र की वर्षा से जो है बाढ़ का भय रहता है तो उत्तरा फाल्गुनी, ठीक है, सॉरी उत्तरा फाल्गुनी कह रही हूँ, पूर्वा फाल्गुनी। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तेरी किसान इसे एक कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है उत्तरा फाल्गुनी, भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र, ठीक है। पहले मघा आया, फिर पूर्वा फाल्गुनी आया, फिर उत्तरा फाल्गुनी आया। मघा कैसा नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी जो है बेकार नक्षत्र है। अब जो है उत्तरा फाल्गुनी जो आता है इसको हम देखते हैं। इसके बाद आती है उत्तरा फाल्गुनी, भाद्रपद अंतिम नक्षत्र, भाद्रपद का जो है अंतिम नक्षत्र है ये, जो समूचे पावस में मघा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है, ठीक है। मघा के बाद ये दूसरी उत्तम नक्षत्र है, ठीक है ना। ये जो है अच्छा नक्षत्र माना गया है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद यानी स्वास्थ्य के लिए और सौभाग्यपरक होता है, यानी स्वास्थ्य के लिए जो है अच्छा होता है। इस 48वें पावस में अपने जीवन का फाल्गुनी काल भोग रहा हूँ, ठीक है। यद्यप साथ ही साथ द्वार पर फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूँ, 40 आने में अब कितनी देर ही है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे यहाँ से, अतः आज पूर्वा फाल्गुनी का अंतिम पानपत्र मेरे होठों पर संकलन है, होठों से संलग्न है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरी क्रीड़ा सहचर है। इनको एक मिनट, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा गला मेरा खराब है ना। आगे लेखक कहता है, इनको ही मैं क्रमशः विद्रोही प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ, ठीक है। भले ही यह विकार जल हो, भले ही इसमें श्रेय प्रेय गति मुक्ति कुछ भी ना हो, परंतु इसमें जड़ता और जर्जरता नहीं, परंतु इसमें जो है बुढ़ापा और अंधकार नहीं, ठीक है। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, जरा और वृद्धत का प्रतीक नहीं। पूर्वा फाल्गुनी द्वारा प्रदत्त विक्षिप्तता ही भी यौवन का ही एक अनुभव है। मुझे लग रहा है कि मेरे भीतर कोई अपंग बजा रहा है, ठीक है। कहते हैं, लेखक कहता है मेरे भीतर कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भीतर कोई अपंग बजा रहा है, क्योंकि मेरे सम्मुख द्वार पर काल नटिन अर्थात उत्तरा फाल्गुनी निभंग रूप में खड़ी है। उत्तरा फाल्गुनी यानी 40 वर्ष, और मैं उसमें मार की 3 कन्याओं त्रिश्री रति अति को जो है मैं साथ देख रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं हम, आगे ध्यान रखिएगा, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे कहता है लेखक, उस दिन तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई बीज मंत्र, कोई टोटका, कोई धारणी मंत्र जिससे तुम अगले 20-22 वर्षों के लिए इस उत्तरा फाल्गुनी के पंगों की स्तंभित कर दो, और वह अगले 20-22 वर्ष तुम्हारे द्वादेश पर शिथिल दक्षिण चरण ईशत कृंचित जानू के साथ जो है अभंग मुद्रा में नत ग्रीव खड़ी रहे और तुम्हारे हुक्म की प्रतीक्षा करती रहे। ये लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। अगर कथन देकर पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है। आगे कहते हैं, एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है, ठीक है। एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिशत जो है और तेज होती जा रही है, ठीक है। ये किसका है, एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है। आगे लेखक कहता है, ययाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर, अर्थात मैं कोई नौकरी करके कॉलेज से अध्यापन करूं तो मुझे 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्य शिष्याओं के मध्यवास करने का अवसर जो है सुलभ होगा।
मैं इनकी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और अविष्ट रहूँगा और चुंबकीय आकर्षक क्षेत्र में पढ़कर साधारण मोह की चुंबक बन जाता है। ठीक है, ये लाइन जो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे कहते हैं, परंतु विगत दशक के अंतिम 2 वर्षों में जब मेरे ये बाल्किक सहचरण छिन्नमस्ता राजनीति के रंग रूट बनने लगे, जब इन्होंने मेरे गुरुओं गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर, सर आशुतोष की प्रतिमाओं का एवं उनके प्रति आदर, ठीक है, इन्होंने मेरे गुरु यानी मेरे गुरु, इनके गुरु कौन कौन गुरु माना इन्होंने? गांधी जी, विवेकानंद, विद्यासागर और आशुतोष। पद्धित है ना, पद्धित मूल्यों का अनर्गल मुंडपात करने शुरू कर दिया। पर इन्हें कहते हैं, लेखक कहता है, जब इनके नए दार्शनिकों ने कहना प्रारंभ किया कि अध्यापक और छात्र के बीच भी श्रेणी शत्रुओं का संबंध है, क्योंकि अध्यापक भी स्थापित व्यवस्था का एक अंग है और व्यवस्था का भंजन भी श्रेष्ठता पुरुषार्थ है, तब देश के घटित होती हुई घटनाओं पर विचार करके और क्रांति तथा नई पीढ़ी के दार्शनिकों तथा हिबर्ट, मार्क्यूज, चोंगवारा और ब्रैडिट कोहान आदि की चिंतन धारा से यथासंभव अल्प स्वल्पे परिचय पा करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मैं इन अपने भाइयों, अपने हृदय के टुकड़ों के साथ जो आज छिन्नमस्ता राजनीति के रुंग रूट है, कुछ ही दूर अपने आधे रास्ते ही जा सकता हूँ। विविध प्रकार के नारों से आक्रांत ये पुरूरवा का शब्दार्थ होता है रौ यानी आवाज़ या नारा। ठीक है, पुरूरवा का शब्द क्या यहाँ पे क्या दिया गया है? आवाज़ों या नारा, आवाज़ करना या नारा देना। ठीक है, ये आक्रांत ही कहते हैं, ये आक्रांत ही पुरुष ययाति पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है, तो पुरूरवा नई पीढ़ी का। यहाँ पे एक बात और ध्यान आप लोग रखेंगे, पुरूरवा जो है यहाँ पे ययाति जो है पुरानी पीढ़ी कहा है लेखक ने। ठीक है, पुरानी पीढ़ी का प्रतीक कौन है? ययाति है, तो पुरूरवा जो है नई पीढ़ी का प्रतीक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पुरूरवा नई पीढ़ी का प्रतीक है और ययाति जो है पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है। ठीक है, तो पुरूरवा नई पीढ़ी का प्रतीक है। यदि मुझे यौवन उधार देंगे तो बदले में मुझे भी कम्बंध में रूपांतरित होने को कहेंगे, और मैं कैसे अपना चेहरा, अपनी आत्मसत्ता, अपना व्यक्तित्व त्याग दूं? छिन्नमस्ता पुरुष बनकर यौवन लेने से क्या लाभ? ठीक है, ये पूरे लाइन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरे पेज को ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, आगे लेखक कहता है 1922 ईस्वी में लैलीन ने लिखा था। ठीक है, लैलीन ने क्या लिखा था देखते हैं। उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया, हमें स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही साम्राज्यवाद गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारी यांत्रिकी को स्वीकार करना होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कथन दे करके आगे देखेंगे, उसकी सारी कला को स्वीकार करना होगा। हम सर्वहारा संस्कृत के निर्माण की समस्या अब तक हल नहीं कर सकते। कहते हैं हम जो है सर्वहारा संस्कृति निर्माण की जो समस्या है अभी तक हल नहीं कर सकते, जब तक यह बात साफ साफ न समझ लें कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण संस्कृति ज्ञान को आहरण किए बिना यह संभव नहीं, और उसे समझकर सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना करने में हम सफल हो सकेंगे। सर्वहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, सर्वहारा संस्कृति जो है अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज़ नहीं है और न ही उन लोगों के द्वारा गढ़ी ही जा सकती है। ठीक है, आगे जो है लेखक कहता है कि यह बात स्वामी दयानंद या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की होती तो बड़ी आसानी से कह सकते कि मारो गोली, सब बुर्जुआ बकवास है। पर कहता है क्रांतिकारियों का पितामह लेनिन। ठीक है, क्रांतिकारियों का पितामह लेनिन है। ठीक है, जिसे यह कट्टर बंगाली मार्क्सवाद नीरेंद्रनाथ राय ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज ऑडियंस, ठीक है ना,
याद रखिएगा। नरेंद्रनाथ राय का जो पुस्तक क्या है, शेक्सपियर हिज ऑडियंस, ठीक है, ये पुस्तक आप लोग ध्यान रखिएगा। आज प्रायः लोग पुकार कर कहते हैं, देखो देखो जोखिम उठा रहा है, मूल्य भंजन कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम। आगे लेखक कहता है, नए बाल खिले दार्शनिक कहेंगे यह धार के विपरीत जाना हुआ, यह तो प्रतिक्रियावाद है। ऐसी अवस्था में मेरा उन्हें उत्तर है, कभी कभी नदी की धार पथभ्रष्ट हो जाती है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कहता है, लेखक कहता है, कभी कभी नदी की धार पथभ्रष्ट हो जाती है, वह सदैव प्रगति की दिशा में ही नहीं बहती, यह स्वभाव से अधोगति की ओर जाने वाली होती है। और आज जो वन्य काल है, वन्य काल में भी धार पथभ्रष्ट रहती है, वह कर्मनाशा कृतिनाशा कालमुखी बनकर हमारे गांव को रसतल में पहुंचा देती है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कहते हैं, अतः मैं धार के साथ न बहकर अकेले अकेले अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करने के कृत संकल्प लेता हूँ। बिना रोध के, बिना तट के जो धार है वह कलामुखी है, वन्या है, रोधवती और तटनी नहीं। यूँ तो मैं मानता हूँ कि सर्जक या रचनाकार के लिए नॉन कन्फॉर्मिस्ट होना ज़रूरी है। इसके बिना उसकी सशिक्षा प्राणवती नहीं हो पाती और नई लीक नहीं खोज पाती, यानी जो है काम करने की इच्छा जो है नहीं पनप पाती। आगे कहते हैं, एक लेखक होने के नाते मेरी यही नियति है और ये तथ्य को अस्वीकार करने का अर्थ है कि अपनी सशिक्षा की सारी संभावनाओं का अवरोध करना, परंतु लेखक कवि या किसी भी साहित्येतर क्षेत्र के सर्जक या विधाता को यह बात भी गांठ बांध लेनी चाहिए कि 100% अस्वीकार या नॉन कन्फर्मिज्म, ठीक है, से भी अपना रचना या सृजन असंभव हो जाता है। पुराने के अस्वीकार से ही नए का आविष्कार संभव है, ठीक है, पुराने को अस्वीकार करने से ही जो हम नया कुछ स्वीकार कर सकते हैं। यह कुछ हद तक ठीक है, परंतु नए भावों या विचारों के उद्गम के बाद उपकरण या अभिव्यक्ति के साधन पर प्रश्न उठता है और इसके लिए नॉन कन्फर्मिज्म जो है मिज्म को त्याग कर 75% पुराने उपकरणों में ही निर्वाचित संशोधित करके कुछ को स्वीकार कर लेना होता है। रचना की आइडिया के अस्वीकार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए। आगे देखते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण है मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको। आगे कहते हैं, मेरा विश्वास है कि कल नहीं तो परसों हम अर्थात पुरानी पीढ़ी का युवा और मेरे बाल खिले छात्र छात्राएं अर्थात नई युवा पीढ़ी दोनों मिलकर इस शासन व्यवस्था के पुतली घर के नृत्य कन्याओं के कथक नृत्य के साथ संचालित करेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, अतः मैं चेष्टा करूँगा कि अपने अंदर की अमृता कला का अस्वीकार करके इस उत्तरी फाल्गुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंदर में स्थित अचल कर दूं। बाहर चाहे शदद बहे या निदाद हूँ करे, तब मैं अपने बालखिले सहचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतलियों को छंदोबद्ध नृत्य भोग सकूँगा। और एक दिन वह भी आएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा 5 o'clock, ठीक है, 5 o'clock यानी 5 बज गए, 5 o'clock 5 बज गए। मेरे कोई शीश पर घंटा बजा जाएगा, कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा। ये जो है, जो पंक्ति मैं पढ़ रही हूँ, ये निबंध का आखिरी पेज है, ठीक है। बहुत हुआ बहुत भोगा, अब नहीं, अब अहम अमृतम इच्छामि, अहम वानप्रस्थ चर्यामि। और तब मैं व्यवस्था के पुतली घर इन कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच के बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा। लोकरण्य में खो जाऊंगा, अपरिचित वृक्षोपम
अवसर प्राप्त रिटायर्ड स्थाणुओं के महाकांतार में, पर अभी नहीं, अभी तो मैं विश्वेश्वर के शाण की तरह जवान हूँ। ठीक है, लेखा ये लास्ट जो है लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी तो मैं विश्वेश्वर के शाण की तरह जवान हूँ। ठीक है, पूरे पेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा निबंध नहीं है। ये वाला जो पेज है यहाँ पे, ये जो पेज है, ठीक है, इस पूरे पेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे पूरा पेज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट का। तो चलिए यहीं तक जो है हमारा निबंध था। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। खुद से आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।